गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अग्रीव्ड पार्टी के पास डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तो उसमें हमने बेटा पहला करना शुरू किया था सूट फॉर डैमेजेस, जिसमें हमने पहला ऑर्डिनरी डैमेजेस बेटा कल वाले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं बेटा। आ जाओ मेरे साथ साथ, एग्जांपल से समझेंगे। सेकंड, स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस, आ जाओ बेटा मैं एग्जांपल से आपको केस समझाता हूं। ए, ध्यान से समझना बेटा बच्चे। ए सेलर है और बी आपका बायर है, ठीक है बेटा। हुआ क्या, जो ए था ना, उसने बी से एक प्रॉमिस किया 1 जनवरी 19 को। ए ने बी से एक प्रॉमिस किया, क्या, मैं तुम्हें सेल करूंगा एक मशीनरी। बेटा जो बी है ना, जो बी है वो एक मैन्युफैक्चरर है, गुड्स बनाता है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको जरूरत किसकी है, मशीनरी की। तो वो मशीनरी ए बी को क्या करेगा, सप्लाई, ठीक है। और बी ने प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस पे करूंगा, जो कि इस मशीनरी का क्या है, प्राइस है, ठीक है बेटा। अच्छा, दोनों के बीच में बेटा ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तय हुई। ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों के बीच में ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस तय हुई है बेटा से 15 तारीख, 15 जनवरी 19। मतलब 15 जनवरी 19 को ए बी को मशीनरी की डिलीवरी देगा और बी ए को 5 लाख रुपए की पेमेंट करेगा। समझ आया बेटा। लेकिन बेटा हुआ क्या, ड्यू डेट वाले दिन बेटे ए ने मशीनरी बी को सप्लाई करने से कर दिया मना। तो ए ने 15 जनवरी 19 को 15 जनवरी 19 को बी को मना कर दिया मशीनरी सप्लाई करने से। तो ए रिफ्यूजेस टू सप्लाई मशीनरी टू बी। कौन सी डेट को किया है बेटा मना, 15 तारीख को, ठीक है। तो बेटा ए ने अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना करा है। ए ने अपना प्रॉमिस पूरा करने से क्या करा है, मना। तो माना जाएगा कि ए ने क्या कमिट किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज अ ब्रीच ऑन पार्ट ऑफ ए। इट इज ब्रीच ऑन पार्ट ऑफ ए। और क्योंकि ये ब्रीच 15 तारीख को करा गया है, मतलब ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो हमने इस ब्रीच को बेटे नाम दिया था एक्चुअल ब्रीच। हमने इस ब्रीच को नाम दिया एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बेटा अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, कॉपी करो यहां तक, ठीक है। चलो अब हम करेंगे बेटे थोड़ी सी आगे की बात। अब सुनो, ए ने तो बी को मशीनरी सप्लाई करने से कर दिया मना। अब बी को तो मशीनरी चाहिए बेटा। तो
उसने कॉन्ट्रैक्ट किया मशीनरी खरीदने का सी के साथ। ध्यान से सुनना बेटा, उसने मशीनरी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ, ठीक है। तो वो सी के साथ एंटर हुआ इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। तो बी सी के साथ मशीनरी के परचेज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। सी ने कहा मशीनरी है 5.5 लाख रुपए की। बी ने कहा अभी 15 दिन पहले तो 5 लाख की थी। सी ने कहा भैया टैक्सेस वगैरह इस मशीनरी पे बहुत ज़्यादा लग गए हैं, अब ये मशीनरी 5.5 लाख रुपए की पड़ेगी, टैक्स बढ़ गया है, अब ये मशीनरी आपको 5.5 लाख रुपए की पड़ेगी। और सी ने कहा मैं डिलीवरी दूंगा इस मशीनरी की, मैं डिलीवरी दूंगा इस मशीन की। सपोज बेटा आज 15 तारीख है ना, 25 तारीख को मैं तुम्हें इस मशीनरी की डिलीवरी दूंगा 25 तारीख को। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कौन सी डेट को? 15 तारीख को। तो 15 तारीख को बी सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। प्राइस बढ़ के हो चुका है 5.5 लाख और सी ने कहा मैं आपको डिलीवरी दूंगा 25 तारीख को। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो फिर हम आगे समझना शुरू करते हैं। समझे बेटा? चलो अब मेरी बात ध्यान से बेटा सुननी है, इंपॉर्टेंट बातें करूंगा बेटा। अब हमें पता है क्या बात करनी है कि ए के ब्रीच की वजह से बी को कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो सबसे पहला नुकसान तो बेटा ये हुआ, अगर ए ब्रीच कमिट ना करता तो बी को ये मशीन पड़ती 5 लाख रुपए के। ए के ब्रीच की वजह से बी को अब ये मशीनरी पड़ रही है 5.5 लाख रुपए की। तो सीधे सीधे 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है बी को बिकॉज ऑफ ब्रीच कमिटेड बाय ए। इसे तो हमने कल क्या नाम दिया था? ऑर्डिनरी डैमेज। तो यहां पर लिखो लॉस टू बी ब्रैकेट्स में ड्यू टू ब्रीच कमिटेड बाय ए। लॉस टू बी ड्यू टू ब्रीच कमिटेड बाय ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा बी ए से क्लेम करेगा ऑर्डिनरी डैमेजेस। बेटा मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको ऑर्डिनरी डैमेजेस का, क्या फॉर्मूला था जरा मेरे को एक बार बता दो बेटे। मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। चलो बताओ इस मशीनरी का मार्केट प्राइस अब कितना हो गया है? 5.5 लाख। ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना तय हुआ था? 5 लाख इनटू कितनी मशीनरीज हैं बेटा? 1। तो बताओ ऑर्डिनरी डैमेजेस कितने आते हैं? 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है बी को ड्यू टू ब्रीच कमिटेड बाय ए। ये तो हो गए ऑर्डिनरी डैमेज। तो ये तो हमने कल भी पढ़ा था बेटा, मैंने अभी कोई नई बात नहीं करी है। समझ आया बच्चे? ये पहला हो गया। अब सुनोगे थोड़ा सा ध्यान से बेटा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बेटा। सेकंड नुकसान ध्यान से सुनना, सेकंड नुकसान जो बी को होगा ड्यू टू ब्रीच कमिटेड बाय ए, और वो पता है कौन सा है? सुनो बेटा, सुनो मुझे एक बात बताओ बेटा, जो मशीनरी बी को 15 तारीख को मिल जाती, जो मशीन बी को 15 तारीख को मिल जाती अगर ए ने ब्रीच कमिट ना किया होता, वही मशीन अब बताओ बी को कब मिलेगी बेटा? 25 तारीख को मिलेगी। 10 दिन लेट मशीन मिलेगी।
बेटा इससे होगा क्या? बेटा इससे ना बी के प्रोडक्शन में आ जाएगी स्टॉपेज। बी का प्रोडक्शन रुक जाएगा बेटा। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए बी के प्रोडक्शन में आ जाएगी स्टॉपेज। तो जो मशीन 15 तारीख को मिलनी चाहिए थी अब 25 तारीख को मिल रही है, तो डिले है कितने डेज का? 10 डेज का डिले है। तो इन 10 दिनों में प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगा। अब सुनो, लिखो यहां पर स्पेशल डैमेजेस। ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको ना कैलकुलेट करके बताऊंगा बेटा। देखो मुझे एक बार बताओ, बी के प्रोडक्शन में क्या आ जाएगी बेटा? स्टॉपेज आ जाएगी। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। तो स्टॉपेज इन प्रोडक्शन फॉर 10 डेज। 10 दिन के लिए प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगा बेटा। अब एक बात सोचो बेटा, प्रोडक्शन रुकेगा तो बेटा रेवेन्यूज जनरेट कहां से होंगे? भाई प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल्स नहीं होंगी, सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। बात समझो, जब 10 दिनों में प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बेचोगे क्या? जब बनाओगे नहीं तो बेचोगे क्या? और जब बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट कहां से कमाओगे? यानी एक बात समझा, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं बेटा आपको। एग्जांपल सुनना। सपोज बेटा, सपोज बी कहता है कि इन 10 दिनों में मैं प्रोडक्शन पता है कितना कर लेता? 100 यूनिट्स पर डे के हिसाब से मैं प्रोडक्शन कर लेता, रोज के 100 यूनिट बना लेता। तो 10 दिनों में मैं कितने बना लेता? 1000 यूनिट्स बना लेता मैं 10 दिनों में। भाई रोज के 100 यूनिट्स बनाता तो 10 दिनों के मैं 1000 यूनिट बना लेता। ठीक है, इन 1000 यूनिट को मार्केट में बेचते, एक यूनिट मेरा 100 रुपए का बिकता है, तो 1000 यूनिट मेरे 1 लाख रुपए के बिक जाते। 1000 यूनिट मेरे 1 लाख रुपए के बिक जाते। चलो ठीक है, एक बात मानते हैं, इन 1000 यूनिट्स को बनाने में खर्चा भी तो आता। भाई एक बार बताओ, सपोज 1000 यूनिट को बनाने में मटेरियल लगता, लेबर लगती, कुछ एक्सपेंसेस भी लगते। सपोज 60 रुपए का खर्चा आता एक यूनिट को बनाने में, तो 1000 यूनिट को बनाने में 60,000 रुपए का खर्चा आता। तो बताओ कि मैं इन 10 दिनों में कितना प्रॉफिट कमा सकता था? मैं 40,000 का प्रॉफिट कमा सकता था इन 10 दिनों में। इन 10 दिनों में मैं 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकता था अगर ए ने ब्रीच कमिट ना किया होता तो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं बी हूं बेटा, मैं इन 10 दिनों में 40,000 का प्रॉफिट कमा सकता था अगर ए ने ब्रीच कमिट ना किया होता तो बताओगे बेटा मेरे को ए के ब्रीच की वजह से कितना नुकसान हुआ बेटा? देखो भाई 50,000 रुपए का तो ये नुकसान हुआ है ना, और 40,000 रुपए का ये नुकसान हुआ। तो बताओगे टोटल नुकसान मुझे ए के ब्रीच की वजह से कितना हुआ? ए प्लस बी। तो मुझे टोटल नुकसान ए के ब्रीच की वजह से 90,000 रुपए का हुआ है। भाई 50,000 का तो सीधा नुकसान है, मशीनरी महंगी मिली, प्लस 40,000 का मैं प्रॉफिट कमा सकता था अगर ए ने ब्रीच कमिट ना किया होता तो मुझे ए के ब्रीच की वजह से टोटल नुकसान 90,000 रुपए का हुआ है। तो
ए जो ए है वो बी को कितने रुपए रीइंबर्स करने के लिए लायबल है, कितने रुपए का कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल है? 90,000 रुपए का। समय को बताओ, बात समझ आई सबको? कॉपी कर लो बच्चे। इसे बेटा हम ये जो 40,000 आया ना, इसे बच्चे हम नाम देते हैं स्पेशल डैमेजेस। इसे हम नाम देते हैं स्पेशल डैमेजेस। तो 50,000 के ऑर्डिनरी डैमेज और 40,000 के स्पेशल डैमेज। तो बेटा 50,000 का तो सीधा सीधा नुकसान हुआ मेरे को, मशीनरी महंगी मिली, प्लस 40,000 में कमा सकता था अगर ए ने ब्रीच कमिट ना किया होता तो, वो स्पेशल डैमेज हो गया बेटे। लो कॉपी कर लो। समझ आया बेटा सबको? पक्का समझ आया? तो ये बेटा आपके स्पेशल डैमेजेस थे। आज मैं आपको एक रीडिंग भी करवाता हूं बेटे, देखो। When a party to the contract receives a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally or directly from the breach, not only for damages arising naturally or directly from the breach, मतलब ordinary damage। तो वो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस के लिए लायबल नहीं होगा, बट ऑल्सो फॉर स्पेशल डैमेजेस। एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। सब बताओ बेटा मेरे को, बात समझ आई सबको? ये बेटा आपके स्पेशल डैमेजेस थे, ठीक है। थर्ड करें। थर्ड है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है, बहुत सिंपल है। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस बेटा थर्ड आते हैं आपके, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। कॉपी करो बच्चे। बेटा जनरली पता है क्या होता है? जनरली जो विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं ना बेटा, ये जनरली दो केसेस में बेटा दिए जाते हैं। कौन कौन से दो केसेस में? अगर आप किसी पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट करते हो, अगर आप किसी पर्सन की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाते हो, तो विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस कोड देता है किसको? किसको बेटा? अग्रीव्ड पार्टी को। अच्छा, या फिर बेटा आप किसी पर्सन की फीलिंग्स को नहीं, बल्कि आप किसी पर्सन की गुडविल या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हो, तो उस केस में भी क्या दिए जाते हैं बेटा? विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो दो केसेस में बेटा विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं। पहला, अगर आप किसी पर्सन की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाते हो, तो बेटा कोर्ट आपको विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिलवाता है, अग्रीव पार्टी को। या आप किसी पर्सन की रेपुटेशन या
गुडविल को नुकसान पहुंचाते हो, तो बेटा कोर्ट आपको क्या दिलवाता है? विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो अगर आप किसी पर्सन की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाते हो तो आपको दिलवाए जाते हैं बेटा विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस, या आप किसी पर्सन की गुडविल या रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हो तो आपको दिलवाए जाते हैं बेटा विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। बेटा इनका अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको दूं तो वो है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने किसी पर्सन से शादी करने का वादा करा, ठीक है, लेकिन बाद में आपने शादी करने से कर दिया मना। इसका मतलब बेटा आपने दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई है, और लॉ कहता है अगर आप किसी पर्सन की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाते हो ना, तो कोर्ट आपको यानी अग्रीव्ड पार्टी को क्या दिलवाएगी बेटा? विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है तो उस केस में डिफॉल्टिंग पार्टी इज लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू अग्रीव्ड पार्टी, और उस कॉम्पनसेशन को हम नाम देते हैं विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन से मैरिज करने का वादा करता है और बाद में मैरिज करने से मना कर देता है, तो लॉ कहता है आपने दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई है, आप दूसरे पर्सन के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, तो उस केस में आप लायबल हो उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, बात समझ आई बेटा? अब क्या हुआ? सेकंड बेटा इसमें आता है, अगर आप किसी पर्सन की गुडविल या रेपुटेशन को ठेस पहुंचाते हो, और इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल है, बात समझना मेरी, डिसऑनर ऑफ चेक, wrongful dishonor, इनफैक्ट wrongful dishonor ऑफ चेक। मैं आपको बेटा अभी एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। देखो, अज्यूम करो बेटा ये एक पर्सन है ए, चार्टेड अकाउंटेंट है बेटा, और एक पर्सन है बेटा बी, ये एक कारपेंटर है, ये कारपेंटर है। ठीक है बेटा, बात समझना, सिंपल बात है बेटा। पता है अब क्या हुआ? सुनो, अब क्या हुआ, ये जो कारपेंटर था ना, इसने बेटा इस सीए के ऑफिस में कुछ काम किया था, कुछ फर्नीचर वगैरह बनाने का कुछ काम किया था। तो बी ने, कारपेंटर ने सीए के ऑफिस में अपनी सर्विसेज दी थी, कुछ काम किया था। अब सीए ने उस सर्विसेज के बदले कारपेंटर को क्या देना था? पैसा देना था बेटा। ध्यान से समझना बात। सीए ने कारपेंटर को उन सर्विसेज के बदले बेटा क्या देना था? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। अच्छा, कितना कंसिडरेशन था? 1500 रुपए। 1500 रुपए। ध्यान से समझना बेटा। अब क्या हुआ? ए ने बी से कहा, सीए ने कारपेंटर से कहा तेरा कितना बनता है? कारपेंटर ने कहा सर 1500 रुपए दे दो, काम खत्म। ए ने कहा यार कैश तो नहीं है मेरे पास, सही बोलूं तो कैश तो नहीं है, तू एक काम कर, तू मुझसे चेक ले जा 1500 रुपए का। पहले तो बी ने कहा सर
काय को 1500 रुपये के लिए ज़बरदस्ती मुझे बैंक भेज रहे हो, मुझे कैश ही दे दो। इन्हें कहा यार सच्ची बोल रहा हूँ, कैश नहीं है अभी जेब में, या तो तू मुझसे कैश कुछ दिन बाद ले जा, या तू मुझसे आज चेक ले जा। तो उसने कहा लाओ चेक निकालो। तो ए ने ये 1500 रुपये बी को किस फॉर्म में दिए? चेक के फॉर्म में। ए ने बी को ये 1500 रुपये दिए चेक के फॉर्म में। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो बेटा यहां तक, ठीक है। अब बेटा चेकअप किसके पास आ गया? बी के पास। बेटा बी का खाता था पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। बी का खाता था पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसने ये चेक जमा करवाया पंजाब नेशनल बैंक के पास। ये चेक जमा करवाया पंजाब नेशनल बैंक के पास, ठीक है। और बेटा ए का जो खाता है, ए का खाता एसबीआई में है। ए का खाता एसबीआई में। बेटा अगर आपको थोड़ा सा सिस्टम बताऊं तो सिस्टम कैसे चलता है, सुनो ध्यान से। बेटा बी ने चेक जमा करवाया कहां पर? पीएनबी के पास। बेटा पीएनबी पता है क्या करेगा? पीएनबी ये चेक भेजेगा क्लियरिंग हाउस को। ये चेक पहले कहां जाता है बेटा? क्लियरिंग हाउस जाता है। तो बी ये चेक भेजेगा, ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही बता रहा हूं। बी ये चेक पीएनबी को देगा, पीएनबी ये चेक आगे किसको भेजेगा? चेक फॉरवर्डेड। चेक फॉरवर्डेड किसको चेक फॉरवर्ड कर दिया बेटा? क्लियरिंग हाउस को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। बेटा क्लियरिंग हाउस से ये चेक जाता है एसबीआई के पास। क्लियरिंग हाउस ये चेक आगे फॉरवर्ड करता है किसको? एसबीआई को। भाई एसबीआई ने तो पैसा देना है, तो क्लियरिंग हाउस ये चेक आगे फॉरवर्ड करता है एसबीआई को। और एसबीआई क्या करेगा बेटा? बात समझना। एसबीआई क्या करेगा? ए के खाते से पैसा ट्रांसफर कर देगा बी के खाते में। ए के खाते से पैसा ट्रांसफर कर देगा, मनी ट्रांसफर कर देगा बी के खाते में। मतलब एसबीआई से पैसा चला जाएगा पीएनबी में। यह पूरा सिस्टम होता है बेटा। तो बी ने पहले पीएनबी के पास चेक डिपॉजिट करा, पीएनबी ने क्लियरिंग हाउस को फॉरवर्ड किया, क्लियरिंग हाउस ने एसबीआई को फॉरवर्ड किया, और एसबीआई पैसा ट्रांसफर करेगा पीएनबी के खाते में, बी के खाते में। बात समझ आई? लेकिन बेटा हुआ क्या, ये जो एसबीआई था ना, ये जो एसबीआई था, इसने पता है पीएनबी को क्या कहा? इसने पीएनबी को कहा भैया जिस पर्सन ने ये चेक दिया है ना, उसके खाते में तो 1500 रुपए है ही नहीं। बात समझो जो मैं कह रहा हूं। एसबीआई ने क्या कहा? एसबीआई ने कहा जिस पर्सन ने तुम्हें ये चेक दिया है, मतलब मिस्टर ए ने, उसके खाते में 1500 रुपए है ही नहीं। अब जब उसके खाते में 1500 है ही नहीं, तो हम पीएनबी को कैसे ट्रांसफर कर दें? मतलब एसबीआई ने पैसे ट्रांसफर नहीं करे बेटा पीएनबी को। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो एसबीआई ने कहा ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर। एसबीआई ने कहा भैया ये चेक तो डिसऑनर हो गया, जिस पर्सन ने तुम्हें ये चेक दिया है उसके खाते में तो पैसा ही नहीं है, कहां से दे दें? बात समझ आई बेटा? तो ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। चलो उल्टा बेटा, उल्टा मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा। बी के खाते में 1500 रुपए आया नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। उल्टा बेटा डिसऑनर के चार्जेस पड़ते हैं, मतलब बी को उल्टा बेटा पीएनबी ने
बी के खाते से क्या काट लिए, डिसऑनर के चार्जेस, जिन्हें हम नाम नोटिंग चार्जेस देते हैं। बेटा ये ना अभी आगे की बात है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे। तो उल्टा सुनो, आना था बी के खाते में 1500, आया तो नहीं, उल्टा जेब से देना पड़ गया नोटिंग चार्जेस। अब बताओ किसी भी पर्सन को बेटा गुस्सा आएगा या नहीं? गुस्सा तो आएगा भाई, आया तो कुछ है नहीं, उल्टा जेब से चला गया। तो बेटा बी तो हो गया आग बबूला जब उसे पता चला कि ए ने जो चेक दिया था वो क्या हो चुका है, डिसऑनर। तो बेटा बी तो गया ए के ऑफिस में, क्लाइंट्स वगैरह बैठे हुए थे ए के साथ। बी ने वो बेइज्जती करी बेटा, वो गालियां दी हैं ए को कि भाई जी ए तो क्लाइंट्स के सामने हो गया एकदम एम्बैरेस, शर्मसार हो गया बेटा ए। लेकिन ए को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गालियां मुझे पढ़ किस बात की दी हैं। तो बी ने बताया कि ये गालियां पता है किस बात की हैं, तूने जो मुझे 1500 रुपए का चेक दिया था ना वो डिसऑनर हो गया, और पता है क्या क्यों डिसऑनर हुआ है, तेरे खाते में पैसा ही नहीं है। ओ बेटा ये सुन के तो ए को लगा कि भाई जी इज्जत ही नहीं रही बिल्कुल, मतलब इतने सारे क्लाइंट्स बैठे हैं, क्लाइंट्स के सामने बी ने ए को ये बोला तेरे खाते में 1500 रुपए भी नहीं है। आप इमेजिन करो बेटा, एक सीए बंदा जिसने इतने साल काम करके अपनी एक इमेज, एक रेपुटेशन बनाई है, आज बेटा उसको सुनना पड़ रहा है उसके अकाउंट में 1500 रुपए भी नहीं है। वो तो एम्बैरेस हो गया बेटा ए। लेकिन ए को ये बात समझ नहीं आई कि ये चेक डिसऑनर कर कैसे दिया बैंक ने। भाई ए तो कहता है यार मेरे खाते में तो पैसा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे खाते में 1500 रुपए भी नहीं है। फिर ए गया बेटा एसबीआई के पास, ठीक है, और बाद में बेटा पता चला कि गलती ए की नहीं थी, गलती एसबीआई से हुई है। एसबीआई ने ए के अकाउंट की जगह किसी और का अकाउंट चेक कर लिया। यानी बेटा ये जो चेक डिसऑनर हुआ है ना, ये गलत डिसऑनर हुआ है, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक है। ए के खाते में पैसा होने के बावजूद एसबीआई ने उसके चेक को क्या करा, डिसऑनर करा। ये रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक है। लेकिन बेटा जो नुकसान ए को होना था वो बेटा हो चुका है। क्या नुकसान होना था ए को बेटा? रेपुटेशन, गुडविल। जो रेपुटेशन, जो गुडविल उसने इतने साल की प्रैक्टिस में बेटा कमाई थी, वो सब रेपुटेशन, वो सब गुडविल बेटा एक झटके में बराबर हो गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में ये बात आग की तरह फैलेगी बेटा, आग की तरह फैलेगी कि ए ने 1500 रुपए का चेक दिया था एक कारपेंटर को, और वो 1500 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। ये बात आग की तरह पूरे मार्केट में फैलेगी, और बेटा कल को कोई पर्सन ए को 1 रुपए का भी उधार नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उन्हें पता है कि इसके तो चेक, इसके दिए हुए चेक क्या होते हैं, डिसऑनर होते हैं, तो बेटर ऑफ है इसको उधार पे चीज दो ही मत। तो बेटा इसकी तो इतने साल की कमाई हुई रेपुटेशन बैंक की सिर्फ एक गलती की वजह से, बैंक की सिर्फ एक गलती की वजह से सब इतने साल की मेहनत बेटा खराब हो गई। अब मुझे बताओ कौन है बेटा अग्रीव पार्टी? किसकी गुडविल, किसकी रेपुटेशन को बर्बाद करके रख दिया बेटा? ए की। ए है यहां पर हमारी अग्रीव पार्टी। ए है यहां पर अग्रीव पार्टी। ठीक है, तो बेटा अगर ए चाहे तो बैंक के ऊपर केस कर सकती है बेटा, और बैंक उस केस, कोर्ट उस केस में ए को क्या दिलवाएगा? विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन गुडविल कॉस्ड बाय रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। तो बेटा याद रखना, अगर ए चाहे तो
बैंक के ऊपर केस कर सकता है किस बात का? जो गुडविल को, जो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है ए की ड्यू टू रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय एसबीआई। तो ए यहां पर एसबीआई से क्या क्लेम कर सकता है बेटा? विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। उस रेपुटेशन के नुकसान के लिए, उस गुडविल के नुकसान के लिए जो एसबीआई के वजह से हुआ है। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? बेटा बाकी ये जो दोनों केसेस है ना, इनमें अमाउंट ऑफ डैमेज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा। जैसे ऑर्डिनरी डैमेज में तो मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है, स्पेशल डैमेज भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन बेटा विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय अस। ये बेटा कोर्ट के जजमेंट के ऊपर होता है, ये कोर्ट के जज के डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। वो ए को कितने के डैमेजेस अवॉर्ड करना चाहता है। तो अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय अस, इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो ये बात लिखना बेटा, अमाउंट ऑफ डैमेजेस अवॉर्डेड in this case shall be at discretion of court। बेटा आपने शायद मूवीज वगैरह में सुना हो, एक बहुत पॉपुलर नाम है बेटा, मानहानि का दावा। मानहानि का दावा बेटा, मान मतलब समझते हो? मान मतलब गुडविल, रेपुटेशन। हानि समझते हो? नुकसान पहुंचाना। तो आपने मेरी गुडविल को नुकसान पहुंचाया, उस बात का दावा मतलब केस। तो मानहानि का दावा इज लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ गुडविल। और बेटा अमाउंट ऑफ डैमेज कितना दिया जाता है? दैट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। पक्का बताओ बेटा, दो डैमेजेस आज करें, स्पेशल, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी। क्लियर हुए बच्चे? बाकी हम इसमें बेटा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो याद रखना, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दो रीजंस की वजह से दी जाते हैं। अगर आपने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया या आपने किसी की रेपुटेशन या गुडविल को नुकसान पहुंचाया, तो अग्रीव्ड पार्टी को कोर्ट क्या दिलवाएगा? विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ठीक है बेटा, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक